नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बुनियादी पर बेहद ज़रूरी चीज़ के बारे में। हमारा खाना, हमारा भोजन। हाँ बिल्कुल। हम सब रोज खाते हैं, पर शायद सोचते नहीं कि थाली में जो है उसमें ऐसा क्या है जो हमें चलाता है। सही कहा। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारी चर्चा का आधार है कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी किताब का अध्याय 2, भोजन के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये अध्याय इसी पहेली को सुलझाता है। हाँ, तो हमारा मकसद है ये समझना कि भोजन के मुख्य घटक क्या है, वो शरीर के लिए क्यों इतने जरूरी हैं, और ये जो संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट की बात होती है, उसका असली मतलब क्या है। बिल्कुल। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारी थाली में जो भी है, रोटी, दाल, सब्जी, हर एक का शरीर में कोई ना कोई खास रोल होता है? ये एक अच्छा सवाल है। लगता है सब बस पेट भरने के लिए है, पर ऐसा है नहीं। तो चलिए इसी को खोलकर देखते हैं। अच्छा, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भारत में खाने की कितनी विविधता है ना? हाँ बिल्कुल, अलग अलग इलाके, अलग अलग खान पान। तो ये अध्याय बताता है कि हर डिश, हर व्यंजन एक या ज्यादा चीजों से बनता है, मतलब इंग्रेडिएंट्स से। हाँ, और ये इंग्रेडिएंट्स हमें या तो पौधों से मिलते हैं या फिर जानवरों से। और यहीं से बात शुरू होती है पोषक तत्वों की। बिल्कुल। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में, इन्हीं सामग्रियों में होते हैं कुछ खास घटक, जिन्हें हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अच्छा। और ये वो चीजें हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती हैं। किस लिए? बढ़ने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए। तो ये जरूरी पोषक तत्व ये हैं कौन-कौन? अध्याय किन मुख्य तत्वों की बात करता है? देखिए, किताब बताती है कि मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसे हम फैट्स कहते हैं, हाँ, विटामिन और खनिज मतलब मिनरल्स। ये 5 मुख्य हैं। ठीक है। तो क्या बस यही होते हैं? नहीं, इनके अलावा 2 और चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक तो है आहारी रेशे, जिन्हें डाइटरी फाइबर्स या रफेज भी कहते हैं। वृक्षांश, हाँ सुना है। और दूसरा है पानी। पानी, अच्छा। हाँ, ये सीधे पोषण भले न दें, पर शरीर के काम करने के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर ये 7 चीजें हैं जो हमारे भोजन का आधार हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे खाने में छुपे हैं। पर क्या हम पता लगा सकते हैं कि किस खाने में क्या है? मुझे याद है किताब में कुछ टेस्ट्स का जिक्र था। हाँ बिल्कुल। अध्याय में कुछ आसान से परीक्षण दिए हैं। क्या वो वाकई आसान है? मुझे तो वो लैब वाले एक्सपेरिमेंट जैसे लगे थे। हाँ, नहीं, वो असल में काफी सरल हैं। मकसद शायद यही है कि विज्ञान सिर्फ लैब में नहीं, रसोई में भी हो सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए स्टार्च का पता लगाना है। जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, तो बस खाने की चीज पर आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 बूंदें डालनी है। अगर रंग नीला काला हो गया तो मतलब स्टार्च है, जैसे आलू में। अट के लिए तो और भी आसान है। वो कैसे? बस खाने की चीज को एक कागज में लपेटकर थोड़ा कूटें। अगर कागज पर तेल का धब्बा बन गया? हाँ, जैसे मूंगफली के साथ होता है, बिल्कुल। तो मतलब उसमें वसा है। ये टेस्ट दिखाते हैं कि किसी एक खाने की चीज में एक से ज्यादा पोषक तत्व भी हो सकते हैं। ये दिलचस्प है। खैर, रोज तो हम ये टेस्ट करेंगे नहीं। ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए करते क्या है, इनका रोल क्या है। सही बात है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा से शुरू करते हैं। किताब में इन्हें ऊर्जा देने वाले भोजन कहा गया है। हाँ बिल्कुल, इनका मुख्य काम है शरीर को एनर्जी देना। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, वैसे शरीर को ये चाहिए। हाँ, चावल, गेहूं, चीनी, आलू, इन सब में कार्बोहाइड्रेट खूब होता है। और वसा? वो मिलता है तेल, घी, मक्खन, मेवों में। अच्छा। और एक मजेदार बात यह है कि बराबर मात्रा में अगर लें तो वसा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देती है। ज्यादा एनर्जी? फिर तो फैट ज्यादा खाना चाहिए। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मैंने किताब में पढ़ा था वो बूझों का उदाहरण। वो सिर्फ तली हुई चीजें, समोसे, पूड़ी, मलाई, रबड़ी खाता था और मोटा हो गया था। हाँ बिल्कुल, बूझों का उदाहरण यही समझाने के लिए है। वसा ज्यादा ऊर्जा जरूर देती है, पर जरूरत से ज्यादा वसा, वो भी तली भुनी चीजों वाली, शरीर में जमा हो जाती है और मोटापा लाती है। बिल्कुल। तो सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, उसकी मात्रा और वो कहाँ से आ रही है ये भी देखना जरूरी है। ज्यादा ऊर्जा भी नुकसान कर सकती है। समझ गई। तो ऊर्जा जरूरी पर सही मात्रा में। अब आते हैं प्रोटीन पर। इन्हें कहा गया है शरीर वर्धक भोजन, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हाँ, प्रोटीन हमारे शरीर के कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ईंटों की तरह। अच्छा, ईंटों की तरह मतलब?
मतलब इनका मुख्य काम है शरीर को बढ़ाना, ग्रोथ करना, और जो शरीर में टूट-फूट होती रहती है उसकी मरम्मत करना। मरम्मत, जैसे चोट लगने पर ठीक होना। हाँ, वो भी। और रोजाना कोशिकाओं का बनना बिगड़ना, उसमें भी। शरीर को बनाने और मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन चाहिए। और ये मिलता किस में है ज्यादा? दालें, सोयाबीन, पनीर, अंडे, मांस, मछली, ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, जैसा किताब में लिखा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा के लिए, प्रोटीन शरीर बनाने के लिए। अब बचे विटामिन और मिनरल्स। पहले विटामिन की बात करते हैं। ये तो बहुत सारे हैं, A, B, C, D, E, K। हाँ, कई तरह के होते हैं। इनका क्या काम है? किताब कहती है ये रोगों से बचाते हैं। सही। विटामिन हमारे शरीर के गार्ड्स की तरह हैं, सुरक्षा गार्ड। अच्छा। ये चाहिए तो बहुत कम मात्रा में, पर शरीर को बीमारियों से बचाने और अंगों को ठीक से काम करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे विटामिन A, ये हमारी आंखों और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। ये किस में मिलता है? गाजर, पपीता? बिल्कुल, गाजर, पपीता, दूध, मछली का तेल। फिर है विटामिन C, जो हमें मिलता है खट्टे फलों से, आंवला, नींबू, संतरा। हाँ। ये रोगों से लड़ने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और विटामिन D, वो हड्डियों के लिए होता है ना? हाँ, विटामिन D हड्डियों के लिए कैल्शियम को इस्तेमाल करने में शरीर की मदद करता है। ये दूध, मछली में तो है ही, धूप से भी मिलता है। धूप से? हाँ, जब हमारी त्वचा पर धूप पड़ती है तो शरीर खुद विटामिन D बनाता है। वाह, तो विटामिन कम मात्रा में जरूरी है पर बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बाद आते हैं खनिज लवण, मिनरल्स। इनका क्या रोल है? खनिज भी विटामिन की तरह ही हैं, चाहिए कम मात्रा में पर हैं बहुत जरूरी, शरीर के सही विकास और अच्छी सेहत के लिए। ये क्या करते हैं? ये शरीर के कई अलग अलग कामों में मदद करते हैं, जैसे आयोडीन है। हाँ, नमक में होता है। हाँ, ये थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी है। इसकी कमी से वो घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। अच्छा, और? कहें लोहा यानी आयरन, ये खून बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन के लिए? बिल्कुल, इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है, खून की कमी। जिससे कमजोरी लगती है। हाँ, और कैल्शियम तो है ही, हड्डियों और दांतों के लिए। तो मिनरल्स भी बहुत जरूरी हैं। हमने मुख्य पोषक तत्वों की बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। लेकिन शुरू में आपने दो और चीजों का जिक्र किया था, आहारी रेशे और पानी। हाँ, बिल्कुल। आहारी रेशे यानी रूक्षांश या रफेज। ये क्या करते हैं? किताब कहती है ये पोषक तत्व नहीं देते। सही बात है, ये शरीर को कोई न्यूट्रिशन नहीं देते, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी हैं। ये हमें मिलते हैं पौधों से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां। तो फिर इनका फायदा क्या है? ये हमारे खाने का आयतन बढ़ाते हैं, मतलब बल्क ऐड करते हैं, और सबसे जरूरी काम, ये हमारे पाचन तंत्र को साफ रखते हैं। साफ रखते हैं मतलब जो खाना पचता नहीं है उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, कब्ज वगैरह से बचाते हैं। अच्छा, तो ये सफाई कर्मचारी जैसे हैं। हाँ, कह सकते हैं। और पानी का क्या रोल है? वो तो हम पीते ही हैं। पानी तो जीवन है, इसका रोल बहुत बड़ा है। एक तो ये खाने से पोषक तत्वों को सोखने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। दूसरा, शरीर में जो भी गंदगी या बेकार पदार्थ बनते हैं उन्हें पसीने और पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। डिटॉक्स करता है एक तरह से। हाँ, और शरीर का तापमान भी कंट्रोल में रखता है। इसलिए सही मात्रा में पानी पीना भी पौष्टिक खाने का ही हिस्सा है। तो ये सभी मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और पानी। यहीं से बात आती है संतुलित आहार की, बैलेंस्ड डाइट की। इसका क्या मतलब है? संतुलित आहार का सीधा सा मतलब है ऐसा खाना जिसमें शरीर की जरूरत के हिसाब से सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हों। सभी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सब? हाँ, सब। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब सही मात्रा में होने चाहिए, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अच्छा। और साथ में पर्याप्त मात्रा में रेशे यानी रूक्षांश और पानी भी जरूरी है। तो क्या संतुलित आहार मतलब महंगा खाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब भी यही कहती है, जरूरी नहीं कि महंगा हो। हमारी साधारण दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, मौसम के फल, सलाद, ये सब मिलकर बढ़िया संतुलित आहार बन सकता है। तो क्या जरूरी है? जरूरी है विविधता, मतलब अलग अलग तरह की चीजें खाना, और सही अनुपात, किस चीज को कितना खाना है इसका ध्यान रखना। विविधता और सही अनुपात, ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, हम ज्यादातर खाना पकाकर खाते हैं। पकाने से इन पोषक तत्वों पर कोई असर होता है क्या? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है जो अध्याय में बताई गई है।
पकाने के तरीके से पोषक तत्वों पर असर पड़ सकता है। कैसा असर? कुछ पोषक तत्व, खासकर कुछ विटामिन, नष्ट हो सकते हैं, जैसे विटामिन सी। विटामिन सी? हाँ, ये गर्मी से बहुत जल्दी नष्ट होता है। तो अगर खाने को बहुत ज्यादा देर तक तेज आंच पर पकाया जाए तो विटामिन सी कम हो सकता है। ओह। इसी तरह सब्जियों और फलों को काटने या छीलने के बाद अगर धोया जाए, हाँ, कई लोग करते हैं ऐसा, तो उनके कुछ पानी में घुलने वाले विटामिन जैसे विटामिन सी और कुछ बी विटामिन पानी के साथ बह जाते हैं। अच्छा, और चावल दाल को बार बार धोने से? उससे भी कुछ विटामिन और खनिज कम हो सकते हैं। तो हम अनजाने में ही पोषक तत्व कम कर देते हैं। इसका मतलब पकाते समय ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अध्याय यही इशारा करता है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सब्जियों को काटने से पहले धो लें, बाद में नहीं। हाँ, और अगर हो सके तो छिलके समेत इस्तेमाल करें, जैसे आलू, खीरा, अगर वो साफ हों। खाना पकाते समय बहुत ज्यादा पानी न डालें, और अगर डाला है तो उसे फेंके नहीं, सूप या ग्रेवी में इस्तेमाल कर लें। सही है। और विटामिन सी वाली चीजों को ज्यादा देर तक गर्म न करें। ये छोटी छोटी आदतें खाने को ज्यादा पौष्टिक बनाए रख सकती हैं। ये तो हुई संतुलित आहार की बात। लेकिन अगर किसी को ये पोषक तत्व सही मात्रा में ना मिले, वो भी लंबे समय तक, तब क्या होता है? किताब में अभावजन्य रोगों का जिक्र है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये क्या है? अभावजन्य रोग, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अभाव से होते हैं, मतलब कमी से। किस चीज की कमी? किसी एक या एक से ज्यादा पोषक तत्व की कमी। अगर वो कमी लंबे समय तक बनी रहे, ये एक तरह का कुपोषण है। अच्छा। अगर शरीर को कोई पोषक तत्व लगातार जरूरत से कम मिलता है तो शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और फिर बीमारियां हो जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं किताब में? मतलब किस चीज की कमी से क्या होता है? हाँ, कई उदाहरण दिए हैं। जैसे अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, वो भी लंबे समय तक, तो बच्चों की ग्रोथ रुक सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है, बालों का रंग उड़ सकता है। और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तो हालत और खराब हो सकती है। ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, शरीर एकदम दुबला पतला, कमजोर, चलने फिरने में भी दिक्कत। और विटामिन की कमी से? विटामिन की कमी से भी अलग अलग रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मतलब रात को कम दिखना। हाँ, सुना है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है, घाव देर से भरते हैं। स्कर्वी? हाँ। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां नरम होकर मुड़ जाती हैं। और मिनरल्स की कमी, जैसे आयरन या आयोडीन? हाँ, कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा या गोइटर, गले में सूजन आ जाती है। और आयरन यानी लौह तत्व की कमी से अनीमिया, खून की कमी। हाँ, जिससे बहुत थकान और कमजोरी महसूस होती है। बाप रे, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। और ये सब सिर्फ खाने में किसी चीज की कमी से हो सकता है। हाँ। लेकिन क्या इनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, और यही इस अध्याय की सबसे अच्छी बात है। ये सारे अभावजन्य रोग रोके जा सकते हैं। कैसे जा सकता है? इलाज से बेहतर रोकथाम है, और यहाँ रोकथाम है संतुलित भोजन। बहुत बढ़िया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को, जो एनसीईआरटी के अध्याय 2 पर आधारित थी, समेटना चाहें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? इस अध्याय का सार क्या है? हाँ बिल्कुल, कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, हमारे खाने में कई तरह के घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इनके साथ रेशे और पानी भी बहुत जरूरी हैं। ठीक है। दूसरा, हर घटक का अपना खास काम है। कोई ऊर्जा देता है, कोई शरीर बनाता है, कोई बीमारियों से बचाता है। रेशे और पानी पाचन वगैरह में मदद करते हैं। सही। तीसरा, सेहतमंद रहने के लिए संतुलित आहार चाहिए, जिसमें ये सब चीजें सही मात्रा और अनुपात में हों, और ये महंगा नहीं बल्कि विविधता भरा होना चाहिए। चौथा, किसी भी पोषक तत्व की अगर लंबे समय तक कमी रहे तो अभावजन्य रोग हो सकता है। हर कमी का अपना खास असर होता है। और पांचवा, और सबसे जरूरी पांचवां बिंदु, इन सभी अभावजन्य रोगों से संतुलित आहार अपनाकर बचा जा सकता है। रोकथाम संभव है। एकदम साफ। तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने या स्वाद के लिए नहीं है। ये हमारे शरीर का ईंधन है, इसकी बनावट का सामान है और इसका सुरक्षा कवच भी है।
बिल्कुल, ये हमें अपने खाने पीने के बारे में ज्यादा सोचने और जागरूक होने के लिए कहता है। हाँ, और ये जागरूकता शायद हमें बेहतर चुनाव करने में मदद करे। निश्चित रूप से, जब हम समझेंगे कि किस चीज से क्या मिल रहा है, तो हम अपनी थाली को बेहतर बना पाएंगे। लक्ष्य सिर्फ पेट भरना नहीं, शरीर को सही पोषण देना होना चाहिए। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप खाने बैठें, जरा अपनी थाली को गौर से देखिएगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें जो दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, दही है, वो आपको कौन-कौन से पोषक तत्व दे रहे हैं? क्या वो थाली आपको ऊर्जा भी दे रही है, शरीर बनाने में भी मदद कर रही है और बीमारियों से भी बचा रही है? सोचिएगा जरूर।